Hello friends, welcome to the class. Kindly confirm that audio video is okay. दीजिए confirm. So today we will start with new chapter, that is Unit 25 of Module C, Capital Investment Decision or Term Loans. So ये हमारा next chapter है. So चलिए start करते हैं हम अपने chapter को. Let's start with the introduction. सो हम लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि किस तरह से हम लोग फंड रेज करते हैं और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है विच इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने सिचुएशन आती है वो आती है कि इस फंड को जो हमने रेज किया है एक सर्टेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, एक सर्टेन परसेंटेज पे हमने ये जो पैसा उधार लिया है बैंक से, पब्लिक से, सो इसको हम यूज कहाँ पर करेंगे, राइट? कि इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये डिसीजन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने सही से इस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये क्या होता है, इससे कंपनी हमारी जो कंपनी का जो रिटर्न्स हैं वो इफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली ऐसा भी होता है कि कंपनी फिर सरवाइव ना कर पाए, राइट? क्योंकि वो जो आपने लोन्स लिए हैं वो तो आपको पे करना ही है, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग राइट डिसीजन ले और इन्वेस्टमेंट को इस तरह से करें कि वो हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करें, राइट? सो देखिए, रेजिंग कैपिटल इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। हमें पता है कि अगर हम फंड रेज करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा खर्चा होता है, राइट? सो अ फर्म हैज टू कंपेयर द यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट टू द यील्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। सो कंपनी को ये कंपेयर करना चाहिए कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे उनको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, राइट? कि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनको हम कंपेयर करके देखते हैं कि अगर वो रिटर्न्स इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ अगर वो मीटअप कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए बेटर है, राइट? कि सपोज अगर हमने 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किया और जो भी हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो रिटर्न्स कहीं ना कहीं इक्वेट करने चाहिए हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ। Cash flows have the time value due to the concept of time value of money. So time value of money क्या होता है? Time value of money होता है हमारा, उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इसको हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज भी कहते हैं। So cash flow of 500 today and cash flow of 500 after 2 years have different value due to time value of money. हम लोगों ने YTM वाले चैप्टर के अंदर देखा था ना कि हम लोगों को सपोज हमने कहा कि 8,000 रुपीज हम लोगों को 5 years तक मिलते रहेंगे और फिफ्थ ईयर में हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है सपोज 1 लाख, वो भी हमें मिल जाएगा। सो इन टोटल 1,40,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। बट जब हमने इस 1,40,000 की हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली या फिर आप कह लीजिए हमने परचेजिंग वैल्यू निकाली उसकी, तो वो 1,40,000 से कम आई, राइट? सो वो क्यों कम आई, क्योंकि हमारा क्या होता है, टाइम के साथ हमारी जो मनी है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होती है, वो रिड्यूस होती है। सो दैट इज वाई वी कंसीडर कि अगर हमें आज कोई 500 रुपीज मिले हैं, सो एज कंपेयर टू टूडेज 500 रुपीज इज मच हायर विद दी 500 रुपीज विच वी विल रिसीव आफ्टर 2 years। सो 2 साल बाद मिलने वाले 500 रुपए और आज के 500 रुपए में से जो आज के 500 रुपीज हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, राइट? ड्यू टू दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको कि हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज भी कहते हैं, राइट?
हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल कर 1/1.1 सर्टेन परसेंटेज करके हम लोगों ने निकाला था ना कि ये 8,000 रुपीज है, तो इसकी 1 साल बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी, फिर 2 साल बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी, राइट। सो वही चीजें हम लोगों को यहाँ पर एक बार दोबारा से पढ़नी है। क्लियर। सो हमारे जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, वो है, हालांकि बहुत सारे हैं बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो है ये दो। एक होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, एक होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? इनकी दो एजम्पशंस होती हैं। नंबर वन, अमाउंट ऑफ मनी अक्रू इन फ्यूचर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आर नोन विद सर्टेनिटी। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आने वाले समय में हमें जो भी अमाउंट मिलेगी, सपोज हमने अगर जस्ट अज्यूम कि हमने 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और हम लोगों को नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या क्या रिटर्न्स मिलेंगे वो हमें पहले से ही पता है। हालांकि इन अ प्रैक्टिकल सेंस ऐसा नहीं होता, राइट। हम अज्यूम नहीं कर सकते पहले से कि 2 साल बाद हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे, बट यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम कर कर चलते हैं कि हमें जो भी अमाउंट रिसीव होगी वो हमें पहले से ही पता है विद सर्टेनिटी, कि मिलेगी ही मिलेगी, हमें ये पता है, राइट। जबकि प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता। सो एक अजम्पशन तो ये हो गई। दूसरी अजम्पशन ये लेकर चलते हैं देयर इज नो इन्फ्लेशन, कि कोई भी हमारा इन्फ्लेशन नहीं होगा, मतलब महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली वी ऑलरेडी नो ये भी कंसेप्ट नहीं होता, राइट। सो इन अ प्रैक्टिकल सेंस ये दोनों ही assumptions फुलफिल नहीं होती हैं, बट किसी भी थ्योरी, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को कांस्टेंट करना पड़ता है, सो दैट वी कैन we can calculate the effect of that particular method, right? So that is why we have to assume certain things. So ये दो चीजों को assume करके हम इन दोनों methods को पढ़ते हैं, right? एक है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और एक है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको हम आईआरआर कहते हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम एनपीवी कहते हैं। एंड दीज आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ दिस चैप्टर। और क्वेश्चन यहाँ से 102% आता है, चाहे एनपीवी से आए चाहे आईआरआर से आए, लेकिन आएगा जरूर, राइट। सो इसको अभी हम आगे करेंगे, उससे पहले देखिए हम लोगों की डेली फ्री लाइव क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉर जेआईबी सीआईबी एंड प्रमोशन एग्जाम्स। सो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बाकियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स कलीग्स दूसरे एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सो उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। हमारी उसमें कुछ सीरीज चल रही है, नंबर वन कंसेप्ट बी एंड क्वेश्चंस बी क्लासेस, जिसमें हमारी अभी करंट क्लास चल रही है। उसके अलावा हमारी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं, और हमारी केस स्टडी एंड क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं। सो आप इन सब सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, जो कि डेली लाइव फ्री क्लासेस चल रही हैं, और आप उनको देखकर अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। सो चलिए नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? सो कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट with the cash outflows that is required for the investment। तो क्या होता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको समझते हैं। सो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा होता है, हम कंपेयर करते हैं किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कि हम लोगों को फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलेंगे, जो रिटर्न्स मिलेंगे, उनको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो अभी हमें पैसा लगाना पड़ेगा आज की डेट में, कैश आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट। सपोज मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, राइट, और इस 1 लाख रुपीज को लगा के मुझे 8,000 पर एनम मुझे रिसीव होंगे। तो ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज हो गए, जो कि मुझे इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के बाद मिलेंगे।
सो कैश आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज हो गया कि ये पैसा हमने लगाया आज की डेट में, सपोज 2024 में, और फिर उसके बाद 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद हमें हर साल अप टू 5 years हमें 8,000 एवरी ईयर मिलते रहेंगे। सो 2025 में मिलेंगे, फिर 26, 27, 28, 29 एंड 30। सो ये हमें 2029 तक हमें मिलते रहेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, ये फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज हो गए, राइट। तो फ्यूचर में मिलने मिलने वाले कैश फ्लोज को जब हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मतलब 2024 की वैल्यू में उसको लेकर आएंगे कि 2024 में इन रुपए की कीमत क्या होगी, राइट। तो इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं उसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, जैसे 8,000 रुपीज है, सो उनका एक साल बाद वैल्यू कितना रह जाएगा, सपोज अराउंड 7,000 रह जाएगा। 2 years बाद सपोज 6,000 रह जाएगा वैल्यू। थर्ड ईयर में 5 years 5,000 रह जाएगा, सॉरी। सो इस तरह से हम वैल्यूज को निकालते रहेंगे। तो सपोज हमने 5 years का कैलकुलेट किया, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 7, 6, 13, 13 और 5, 18, 18 4, 22 और 3, 25। तो वैसे तो हमें 8,000 × 5 40,000 रुपीज मिलेंगे। अगर मैं ये कहूं कि 8,000 रुपए मिलेंगे मुझे 5 सालों तक, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा, 40,000, राइट। एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए लगा के मुझे 5 सालों तक 8,000 के हिसाब से 40,000 रुपए मिलेंगे टोटल 5 years में। लेकिन ये 40,000 कब मिलेंगे मुझे, 2025 में, 26, 27, ये इन ईयर्स में मुझे मिलेंगे। लेकिन हमें पता है कि जो आज के 8,000 रुपए हैं, एक साल बाद उन 8,000 रुपए की जो कीमत है, फेस वैल्यू तो 8,000 रुपए, देखिए 8,000 ही रहेंगे, वो बदल नहीं जाएंगे। लेकिन 8,000 रुपए में जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी होगी वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एट द रेट 10% अगर हम देखें, सो 1/1.1 अगर हम करते हैं, सो देखिए हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 1/1.1। तो एक साल बाद जो हमारे 8,000 की वैल्यू रह जाएगी, देखिए सो देखिए 8,000 पहले साल में मिलेंगे, ये दूसरे में, या इसको हम नेक्स्ट, हमारे पास एक एग्जाम्पल है वहां से इसको समझते हैं। अभी आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख लीजिए, समेशन ऑफ ऑल डिस्काउंटेड वैल्यू, जो भी हमारे डिस्काउंटेड वैल्यू आएंगी उनका समेशन करके उसको हम माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जो हमने इनिशियली लगाया है, तो वो हमारा क्या निकल कर आ जाता है, एनपीवी, राइट। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसको चॉइस करना है प्रोजेक्ट ए और बी में से, उसका जो डिस्काउंट रेट है वो है 10%। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोजेक्ट में हमारी कितनी है, सपोज 2,000 है हमारी एक प्रोजेक्ट में,
उसके बाद 2000 रुपीज लगाने के बाद हमें जो रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे आफ्टर फर्स्ट ईयर 350 रुपीज, सेकेंड ईयर में 500, थर्ड ईयर में हमें मिलेंगे 600, फिर 800। सो इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिलते रहेंगी। तो अगर हम इस वैल्यू को डिस्काउंट कर लें एट द रेट ऑफ 10%, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? जब हमने इसको डिस्काउंट किया 1/1, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.909, राइट। सेकेंड ईयर की वैल्यू 0.826। तो हम देखेंगे जब 1 रुपए की वैल्यू एक एक साल बाद अगर 0.90 रह गई है, तो 350 रुपीज की वैल्यू कितनी रह जाएगी? मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें पता चला 318 रुपीज। 2 साल बाद 500 रुपीज की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी? 413। इस तरह से करके हम क्या करेंगे, पूरे जो हमारे कैश इनफ्लोज है जो एक्चुअल में हमें मिलेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, सो उनको जब हम टाइम वैल्यू ऑफ या उनका जो परचेजिंग पावर है उसको रिड्यूस करके हम देख लेंगे, तो ये हमें फिगर्स मिल गए कि एक्चुअल में जो परचेजिंग पावर होगी ना, 2 साल बाद 500 रुपए तो 500 रुपए ही रहेंगे, लेकिन उनकी जो परचेजिंग पावर है वो सिर्फ 413 रुपीज की रह जाएगी, राइट। सो ये हमारा ये वैल्यूज आ गई। तो हमने फिर इनको टोटल किया, तो एक्चुअल में ये जो हमें अमाउंट्स दिख रही थी इनका भी टोटल करते हैं। 350 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 800 एंड 600। सो इनकी जो टोटल वैल्यू आई है वो आई है 3650, राइट। वहीं अगर हम इनका भी टोटल करें तो वो क्या आएगा? 318 प्लस 413 प्लस 450 प्लस 546 प्लस 496 प्लस 338.68। इनका हमने टोटल किया तो हमें मिला 2564। सो आप देखिए इनका अगर हम टोटल कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है? 3650, राइट। सो वैल्यू आ रही है 3650। तो एक्चुअल इनकी जो वैल्यू वो 3650 है। बट अगर हम जब इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में इस पैसे की कीमत कितनी रह जाएगी आफ्टर 6 इयर्स, तो हमें पता चला 2564, राइट। इधर वाले टोटल में कुछ एरर है, एक बार दोबारा देखते हैं। तो हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आया वो कितना आएगा? 564। सो अगर हम राइट, तो देखिए हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आई है? 2564। इधर का टोटल हमारा ये आ रहा है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हमारा आ गया
2564, राइट। ये आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू। और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कितना पैसा लगाया था हमने, 2000 रुपए। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, कितना, 564। ये हमारा क्या है, ये है हमारा एनपीवी, राइट। एक बार इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप लोग ने अपना जीआईबी की प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को प्रेपरेशन करने में कोई भी डिफिकल्टी लग रही है या आपको कंसेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप हमारे जो वीडियो लेसन है उसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप हमारे क्वेश्चन बैंक्स जो हैं उसी में फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। उनको आप अवेल कर सकते हैं हमारे इस ऐप और इस वेबसाइट से। ये सारी फैसिलिटीज बहुत ही लो प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में अवेलेबल है। काइंडली गो थ्रू द ऐप एटलीस्ट वंस and check out these facilities which are available there, and choose as per your requirement and prepare for your exam। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। What is one of the key consideration when raising capital? Option A, maximizing short-term profit. Option B, ignoring the cost of capital. Option C, evaluating the yield on investment compared to project cash flows. And option number D, relying solely on intuition. बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। बताइए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। Its correct answer will be option number C, that is evaluating the yield on investment compared to project cash flows. This is the right answer. Next question देखिए, why do cash flows have different values over time? Option A, due to variability of investment options, due to changes in the interest rates, because of the concept of time value of money, or option number D, because future cash flows are always uncertain। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका।
So the correct answer will be option number C, that is टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से जो कैश फ्लोज हैं डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर टू मेन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? सो ये हमने अभी डिस्कस किया था. ऑप्शन ए, सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट. ऑप्शन बी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू. ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स एंड फ्यूचर वैल्यू इंडेक्स. और ऑप्शन नंबर डी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका. So obviously the answer will be option number D, that is NPV and IRR. Next question देखिए, what assumption is made regarding the future cash flows in discounted cash flow techniques? So क्या assumptions हम लोग लेते हैं? Option A, they are known with certainty. Option B, they are highly volatile. Option C, they are unpredictable. Option D, they are not considered in the analysis. So what should be the answer? So the answer will be what? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, they are known with certainty. So option number A is correct. Next question देखिए, which of the following is true about internal rate of return? Option A, it does not consider the timing of cash value. Option number B, it is not affected by discount rate. Option number C, it is discount rate that makes NPV zero. Or option number D, it provides the absolute value of an investment. So बताइए, which can be the right answer? So the right answer will be option number C, that is, it is the discount rate that makes NPV zero. Right? Next question देखिए, what does NPV method compare? Option A, the future value of cash flows with the present value of investment. Option B, the present value of cash flows with the future value of investment. Option number C, the present value of cash flows with the initial investment. Or option number D, initial investment with the future value of cash flows. So बताइए क्या करते हैं हम लोग, किन दो चीजों को कंपेयर करते हैं हम लोग एनपीवी में. So the right answer will be option number C, that is present value of cash flows with the initial investment. Next question देखिए, in the NPV method, what does positive NPV indicate? The project is not profitable. Option B, the project's cash inflows exceed the required investment. Option number C, the project's cash inflows are uncertain.
Option number D, the project has a low internal rate of return. So बताइए, what can be the right answer? So the right answer will be option number B, that is the project's cash inflows exceed the required investment. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What is the formula for calculating NPV? ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था. ऑप्शन ए, NPV is equals to initial investment minus sum of discounted value of cash inflows. Option B, NPV is equals to sum of discounted values of all cash inflows minus initial investment. Option C, NPV is equals to initial investment plus sum of discounted value of all cash inflows. Option number D, NPV is equals to sum of discounted value of all cash inflows plus sum of discounted value of all cash outflows. So बताइए which can be the right answer? So the right answer will be option number B, that is sum of discounted value of all cash inflows minus initial investment is the formula for NPV. Right? Question number 9. Which assumption is typically made when using discounted cash flow technique? Option A, there is high inflation. Option B, future cash flows are uncertain. Option C, the time value of money is not considered. Option number D, the discount rate remains constant over time. So बताइए. So the correct answer will be option number D, that is the discount rate remains constant over time. Right? Next question देखिए. What does the NPV method consider when evaluating an investment? Option A, only the total cash inflows. Option B, only the initial investment. Option C, the difference between cash inflow and outflow. And option number D, the present value of all cash inflows and outflows over the life of investment. So बताइए, what can be the right answer? Right answer will be option number D, that is present value of all cash inflows and outflows over the life of the investment. Right? चलिए, so हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं. अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा. क्लास को लाइक डिसलाइक कीजिएगा. एंड अगर आपको लगता है क्लास बेनिफिशियल है, सो काइंडली शेयर इट विद योर सोशल ग्रुप्स. And also subscribe the channel by pressing the bell icon button so that you get all the notification of the classes which are running in the morning and evening sessions. So thank you so much, and we will continue in the next class.